नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट निहारिका और आप देख रहे हैं डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। मैं आपसे कहूँगी, सफ़र में भीड़ है तुम भी निकल सको तो चलो, सफ़र में धूप है साथ में आगे बढ़ सको तो चलो। जीवन में अपने गंतव्य तक पहुंचने की, अपने मुकाम तक पहुंचने की, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की हम सबकी चाहत होती है और इसके लिए हम कोशिश भी करते हैं। अपने हुनर को निखारते हुए, अपनी प्रतिभा को तराशते हुए, धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए हम भीड़ में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। और सच पूछिए तो हर सफलता की अपनी कहानी होती है। आज के बिहार बिहान में आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक उभरते हुए फिल्मी सितारे से जो हमारे अपने प्रांत बिहार से हैं। पर जानते हैं आप, बिहार बिहान की शुरुआत हम अपने पहले सेगमेंट से करते हैं और आपको बताते हैं अनमोल वचन। जीवन के संघर्ष में हमारे लिए संबल का काम करते हैं अनमोल वचन और हम सभी को जीवन की सत्यता से परिचित भी कराते हैं। आज के अनमोल वचन में कथन स्वामी विवेकानंद जी का, जिनका संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं आज का अनमोल विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे प्रांत बिहार के एक उभरते हुए फिल्मी सितारे से। मैं उनसे मुलाकात करवाने के पहले आपको कहना चाहूँगी, एक उभरता हुआ फिल्मी सितारा जिसने टीवी सीरियल्स में, जिसने क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में और साथ ही OTT प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पहचान बनाई है और पहचान बनाने के लिए निरंतर संघर्ष भी किया है। अपने किरदारों के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई है और इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं। चलिए हमारे साथ स्वागत करिए हमारे आज के विशेष मेहमान श्री कुंदन कुमार सिंह जी का। कुंदन जी, अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। प्रणाम, कैसन बानी रुआ सब। हम आप सबके अपन बेटा, अपन भाई कुंदन सिंह, आप सबके एजा से पटना दूरदर्शन के से लाइव होके प्रणाम करल बानी, अभिनंदन स्वीकार करी। बहुत बहुत स्वागत मैं फिर कहूँगी और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने अभिवादन किया। हमारी अपनी बोली में, हमारे प्रांत की बोली भोजपुरी में आपने कहा। हमारे सभी दर्शकों के साथ एक जब हम अपनी बोली में बात करते हैं तो एक अलग ही जुड़ाव महसूस होता है। तो मैं भी आपसे कहूँगी बहुत बहुत स्वागत बा कार्यक्रम बिहार बिहान में। एक अलग मिठास बा, अपन बोली अपन भाषा जे भोजपुरी बा, ओकर अलग एक महत्व बा, पूरा मिठास बा। जब रउआ बोली ला तो लागेला कि हाँ कोई बा जो बहुत दिल से जुड़ल बा, अपन घर के बा, अपन अंगना के बा और एक साथ मिलकर बैठकर जब हम बातें करते हैं। और मैंने शुरुआत में ही कही कि जिस मुकाम तक हम पहुंचते हैं उसके पीछे की एक लंबी कहानी भी होती है। तो अपने अनुभव के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से हम कई अनुभव अपने दर्शकों के साथ शेयर भी कर पाते हैं। मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी, अगर मैं आपके बारे में बताऊं तो कई जो पॉपुलर सीरियल्स हैं उसमें आपने काम किया है, जैसे कि आपने सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल के साथ ही साथ मेरे शहर में, तेरे शहर में जैसे कई तेरे शहर में जैसे कई मैं कहना चाह रही थी कि बहुत सारे जो सीरियल्स हैं जो पॉपुलर रहे हैं उसके कई मुख्य किरदारों को आपने निभाया है। पर थोड़ा पीछे जाऊं तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। कैसे ये निश्चय किया था कुंदन जी कि मुझे फिल्मी जगत में शामिल होना है? अगर योजना की बात करें तो कोई ऐसी फिक्स योजना थी नहीं कि मुझे फिल्म लाइन में ही जाना है और इसका हिस्सा बनना है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं चूँकि हमेशा सच बोलना पसंद करता हूँ, पढ़ाई लिखाई में मैं कोई इतना खास नहीं रहा था, एवरेज स्टूडेंट था मैं। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर चला गया। रायपुर जाने के बाद शायद इसको नसीब कहें कि वहाँ पे अच्छे लोगों के साथ जुड़ गया मैं। वहाँ गया तो एक दो लोगों से पहचान हुई मेरी, मेरे दोस्त थे, पहले के दोस्त थे। तो वहाँ जाकर नाटक से जुड़ा मैं। हाँ, और नाटक से जुड़ने के बाद मैं वहाँ पे भी नाटक करना शुरू किया। इसी बीच मुझे वहाँ की कई क्षेत्रीय फिल्म हैं उसमें काम करने का मौका मिला, किया
अच्छा लगा, चीज़ें हुई, पर ये काफ़ी नहीं था मेरे लिए जी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मूव मुंबई करना होता है इंसान को। तो ये शुरुआत के दिनों की बातें हैं जो मैंने आपको बताया। जी कुंदन जी, आपने कहा कि आप छत्तीसगढ़ गए और वहाँ आपने थिएटर को ज्वाइन किया। जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थिएटर करते करते आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि शायद मैं अभिनय के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता हूँ। एक अपनी पहचान भी होती है जब दर्शक आपको कहते हैं कि आपने अच्छी एक्टिंग की, जो साथ के सह कलाकार हैं वो भी कहते हैं। हाँ। तो इस तरह से शुरुआत हुई और आपने कहा कि आपने क्षेत्रीय फिल्मों में काम करना भी शुरू किया। शुरुआत मेरी क्षेत्रीय फिल्मों से हुई। अच्छा, छत्तीसगढ़ की वहाँ एक अलग इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, हॉलीवुड के नाम से उसको जाना जाता है। तो मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी। तो चलिए, आपने जिक्र किया है शुरुआती दौर का और आपने बताया कि छत्तीसगढ़ की फिल्मों में आपने काम किया। कौन सी फिल्म थी और किस तरह का किरदार निभाया? मैं शुरुआत में, चूंकि बिहार का लड़का, बिहार से बाहर निकला हुआ और उस राज्य को ना जानता ना पहचानता था। बोली, भाषा, हर राज्य की अलग अलग शैली होती है, बोली होती है, पहचान होती है। वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत छोटे छोटे रोल मिला करते थे शुरुआत के दिनों में छत्तीसगढ़ सिनेमा में। हालांकि अब तो बड़े हो गए, मैं एज अ लीड भी कर रहा हूँ कई सारी फिल्में, कई राज्यों के अलग अलग फिल्में कर रहा हूँ। मैं राजस्थानी फिल्में भी कर रहा हूँ अभी एज अ लीड हीरो। तो वहाँ पे शुरुआत के दिनों में नसीब, इसको भी नसीब कह सकते हैं कि बड़े एक्टर्स के साथ मुझे छोटे रोल मिले। तो वो चीज़ें लोगों को पसंद आने लगी कि हाँ, ये लड़का अच्छा बोलता है, अच्छा दिखता है और एक्टिंग भी अच्छा कर लेता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे धीरे धीरे पुश करते हुए वहाँ तक लेके गई। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि छोटी छोटी शुरुआत से भी हम बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जब आप पर्दे पर आते हैं तो एक छोटी सी भूमिका भी लोगों को एहसास दिला देती है कि प्रतिभा है और इसे हम आगे लेकर के आ सकते हैं। और शायद ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ। मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जब एक्टिंग के क्षेत्र में हम कदम रखते हैं, आपने कहा थिएटर से शुरुआत की, क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में आपने काम किया, पर जो मुकाम होता है वो होता है मुंबई नगरी, फिल्मी दुनिया। ये कैसे रुख किया आपने और शुरुआती जो दिन थे वो कैसे रहे? हाँ, जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि सूरज दिन है तो रात है, तो सूरज है तो चांद भी है। तो लेकिन फिल्म लाइन में सूरज है लेकिन चांद जैसी कोई चीज़ है नहीं। इतनी, मतलब इतना स्ट्रगल है, इतना अंधेरा है वहाँ पे। अक्सर क्या लगता है लोगों को कि खास करके बाकी राज्यों को मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने बिहार में, कि लड़का सुंदर दिखता है, स्मार्ट है, एक्टिंग अच्छा करता है, ये मुंबई जाएगा और जाते ही ये शाहरुख, आने वाले कल का शाहरुख सलमान यही है। लेकिन वहाँ जाने के बाद असलियत जो होती है चीज़ें वो मालूम चलती है कि यहाँ हम कहाँ आ गए। वहाँ पे किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं होता है, खास करके जहाँ हम जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, बिहार यूपी वालों को तो लगाते नहीं शुरू के दिनों में। मैं भी वहाँ गया तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे अपने राज्य की एक अलग बोली भाषा अगर बात करें तो उसके लिए भी मुझे शुरुआत के दिनों में परेशानियों का सामना करना पड़ा। और एक राज्य का टैग, अच्छा बिहार से हो, पता नहीं क्या करके आ गया हूँ, अच्छा बिहार से। तो शुरुआत के दिनों में ऐसा सुनने को मिला, लेकिन अभी तो बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। एक साल मैं वहाँ मुंबई गया तो एक साल तक मुझे मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ पे आया हूँ। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतने, मतलब एक भीड़ है। एवरेज बताया जाता है कि मुंबई जैसे शहर में प्रतिदिन 10,000 लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए, अभिनय के क्षेत्र में अपना स्थान बनाने के लिए। पर दशक लग जाते हैं, 10 साल, 15 साल, 12 साल में एक मनोज बाजपेयी जैसे सितारे आते हैं, पंकज त्रिपाठी जी जैसे लोग उभर के आते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ संघर्ष कितना ज़्यादा है, स्ट्रगल कितना है। तो एक साल तक मैं अंधेरे में रहा, लेकिन नसीब, फिर से मैं नसीब शब्द बार बार कह रहा हूँ क्योंकि थैंक्स भगवान को, मैं हमेशा बहुत आस्तिक इंसान हूँ, मैं पूजा पाठ करने वाला लड़का हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास रखता हूँ। तो पहला टीवी शो मिला था मुझे अशोका। उसमें लोगों को काम पसंद आया। तो एक बिहार से निकला हुआ लड़का जो छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ में संघर्ष करके छोटे छोटे रोल पाया, अब वहाँ मुंबई गया। मुंबई में एक साल तक पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, कोई अपना नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं अपना वहाँ पे। तो अशोका मिला तो वहाँ पे लोग समझने लगे कि लड़का काम अच्छा करता है, व्यवहारिक भी है और गुड लुकिंग भी है। तो सफ़र की शुरुआत वहाँ से हुई।
बॉलीवुड की अगर बात करें टीवी के माध्यम से। आपने कहा कि शुरुआती दौर में जो दिन थे वो संघर्ष भरे थे आपके, लेकिन अशोका सीरियल से आपने शुरुआत कर ली और उसके पश्चात अगर मैं देखूं आपके करियर में तो कई सारे, मैंने अपने दर्शकों को भी बताया कि बहुत सारे जो पॉपुलर टीवी शोज हैं उनमें आपने काम किया है। कौन कौन से शोज में आपने काम किया, किन किन सीरियल्स के साथ जुड़े और किस तरह के किरदारों को अभिनीत किया, बताना चाहेंगे? वैसे तो कई शोज किए मैंने, लेकिन 2 4 5 है जिसने मुझे पहचान दिलाया। अच्छा। अशोका, तेरे शहर में, ये रिश्ता क्या कहलाता, उसमें अच्छा मतलब लोग पहचानने लगे। क्राइम पेट्रोल वगैरह तो काफ़ी किया मैंने, सावधान इंडिया भी किया। ऐसे कई सारे शोज हैं जिसको किया मैंने। जी मैम। तो इस तरीके से सीरियल्स के द्वारा आपने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। अगर मैं क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की बात करूं तो सिर्फ आपने छत्तीसगढ़ की फिल्मों में काम नहीं किया है, बल्कि आपने राजस्थान की फिल्मों में भी काफ़ी किरदार निभाए हैं और फिल्मों में कई भूमिकाएं की हैं। वहाँ की फिल्में में यहाँ से कैसे जुड़ गए छत्तीसगढ़ और फिर राजस्थान, ये कैसे संभव हो पाया? मैंने पहले बोला आपको, किस्मत और एक शक्ति है जिस पे मैं विश्वास करता हूँ। और अगर दिल संयोग हुआ होगा किसी के माध्यम से, अगर दिल आपका अगर साफ हो और शिद्दत हो काम करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, पागलपन हो आपके अंदर, तो वो शक्ति काम आती है। आपकी जो चीज़ें हैं जिसके लिए आप बेचैन हो, आपके अंदर एक बेचैनी कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, शौक नहीं, जब तक चीज़ें शौक में है तब तक भगवान भी सोचेंगे कि चलो ये शौक में कर रहा है चीज़ें, लेकिन मेरी मजबूरी हो गई थी वो चीज़ में, पागलपन मेरे अंदर वो चीज़ें आ गई थी कि मुझे ये चीज़ को पाना है। और ईमानदारी के साथ अगर सच्चा दिल हो और आप ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हो तो जाहिर सी बात है मैम कि भगवान आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और इतने सारे लोगों की दुआ जो देख रहे हैं अभी, मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं अभी, पूरा बिहार, पूरा देश सुन रहा है, तो इन लोगों की दुआएं भी है मेरे साथ हैं। क्योंकि अकेला इंसान, मेहनत तो सब कोई करते हैं, लेकिन एक इंसान कब आगे बढ़ता है जब उनके साथ, उस इंसान के साथ लाखों लोगों की दुआएं होती हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए मुझे जैसे साधारण से इंसान के लिए। मैम कुछ कह रहे थे आप? तो मैंने आपसे ये जानना चाहा कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपने राजस्थानी फिल्मों में भी काम किया और आपके जवाब से मुझे कुछ यूँ लगा कि मौका मिलता गया और अपनी धीरे धीरे अन्य क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में भी काम करना शुरू किया। पर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और भी जहन में आता है, छत्तीसगढ़ की फिल्में में आपने काम किया, राजस्थान की फिल्मों में काम किया, आप रहने वाले बिहार के हैं, हमारे यहाँ भोजपुरी भाषा की फिल्मों के बारे में भी जिक्र करूँ तो बहुत सारी फिल्में लगातार बन रही हैं। यहाँ कभी काम किया या कोशिश की या आगे आने का इरादा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गंभीर सवाल आपने कर दिया मैम। देखिए मैंने पहले बताया कि अगर हम भोजपुरी की बात करें तो इसकी जो मिठास है अपने देश से उठ के विदेशों तक फैली हुई है। बिल्कुल। बहुत सारे देशों में भोजपुरी बोली जाती है और इसका जो एक अलग महत्व है, अलग मिठास है। लेकिन इस भाषा में, इस बोली में जो फिल्में बनती है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं उसका हिस्सा बन सकता हूँ। मुझे आए दिन भोजपुरी के लिए ऑफर आते हैं बतौर मेन लीड के लिए, लेकिन अब तक मुझे कोई ऐसा ऑफर नहीं आया जिसको मैं उस फिल्म का हिस्सा बन जाऊं, मैं उस फिल्म को कर लूं और अपने घर वालों के साथ बैठ के देख पाऊं। अब तक वैसा किसी ने ऑफर नहीं किया। इसलिए लगाव होने के बावजूद भी, चूँकि मैं यहाँ से हूँ, बिहार से हूँ, मुझे अपनी मिट्टी से, अपने राज्य से बेहद लगाव है। बाहर के राज्य वाले भी पूछते हैं कि तुम रहते हो यहाँ पे लेकिन हमेशा अपने राज्य के बारे में बोलते सोचते हो, तो ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं। मुझे यहाँ की मिट्टी से, यहाँ की खुशबू से बेहद लगाव है। लेकिन इस राज्य की जो भाषा है, भोजपुरी जो मिठास है, उस भाषा में जो आज की तारीख में लोग फिल्में बना रहे हैं, फिल्म के नाम पे अश्लीलता परोस रहे हैं, मैं वो नहीं, उसका हिस्सा नहीं हो सकता। अगर कुछ अच्छा ऑफर आए जिसको परिवार के साथ, समाज के साथ बैठ के देख सके तो ज़रूर करूँगा उसको। अभी मैं आया हूँ तो मैं देखता हूँ ऑटो वगैरह में बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो पूरे फुली साउंड में बज रहे हैं और इतने अश्लील उसमें गाने हैं। मैं सोच के हैरान हूँ कि ये क्या, हमारा बिहार, हमारा राज्य कहाँ जा रहा है। लोग उसको सुन के मिलियंस में व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। क्या ये संस्कृति है हमारे राज्य की, हमारे बिहार की? बिहार का एक ऐतिहासिक गौरव रहा है। तो ये सारी बातें हैं। सॉरी मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया इसलिए बोल दिया ज़्यादा। जो आपकी बातों से समझ पा रही हूँ, मुझे कुछ यूँ लग रहा है कि जैसे कथानक या स्टोरी की बात करें या जिस तरीके से बातें लेकर आ रही हैं भोजपुरी फिल्में, वो आपको अभी तक वो चीज़ नहीं मिल पाई है जहाँ आप काम करना चाहेंगे। और आपने
ये भी कहा कि ऐसी फिल्में जिसे हम अपने पूरे परिवार के साथ देख सकें, आप उस इंतज़ार में हैं जी। मैं ज़रूर चाहूँगी और इसके साथ ही साथ जिक्र भी करना चाहूँगी कि ना ही सिर्फ आप अभिनय करते हैं बल्कि आप प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। जी जी। आप इससे भी जुड़े हुए हैं जी। आपकी अगर प्रोडक्शन हाउस की बात करूँ तो किस तरह से कार्य कर रहे हैं और ये शुरुआत कब कर ली और कैसे सोचा कि अब मुझे अभिनय के साथ साथ प्रोडक्शन भी करना है? बात ये 2020 की है, कोविड के टाइम में। अच्छा अच्छा। जब दुनिया तबाह थी, मैं भी तबाह था, परेशान था मेंटली। उस वक्त मैंने अपने एक कंपनी की स्थापना की है साईं विनायक फिल्म्स। अच्छा। साईं विनायक फिल्म्स के स्थापना के पीछे मकसद साफ है। जैसा कि मैंने बताया कि जो चीज़ें समाज में घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं। जी जी। तो गंभीर मुद्दे हैं समाज के लिए, एक उस पर काम होना चाहिए। तो पहला हमारा विषय ये है कि इन विषयों को लेकर हम काम करें। साथ ही साथ आपने देखा हो कोविड के दौरान हमारे देश में बड़ा ही अजीब माहौल हो गया था। पंजाब में हमारे एसआई थे, पुलिस वाले भाई थे, उनका हाथ काट दिया जाना, बिहार में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई, डॉक्टरों के ऊपर हमला, ये सब हो गए। तो मुझे लगा कि इस विषय पे लोग इस तरह की मानसिकता कैसे आ गई लोगों के अंदर, क्यों लोग जो हमारे समाज के रक्षक हैं, डॉक्टर, पुलिस, जो हमारे समाज के मेन फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जी जी, उन पे लोग पत्थर बरसा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि इसके पीछे सिनेमा एक बड़ा महत्व रखता है। सिनेमा में अक्सर आपने देखा होगा कि इन चीज़ों को अलग तरीके से, गलत तरीके से दिखाया जाता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने एक कंपनी बनाई साईं विनायक फिल्म, जिसमें फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हमारे देश के आर्मी, पुलिस और डॉक्टर्स हैं, उनके सम्मान में हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म करते हैं, गाने बनाते हैं और साथ ही साथ हम सामाजिक विषयों को भी जोड़ के साथ लेके चलते हैं। गानों में अगर हम बात, जैसे अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, द लिटिल फायरफ्लाई। द लिटिल फायरफ्लाई की कहानी ये है कि जैसे हमारे देश में बेटियों के साथ अत्याचार हो रही होती है, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी हमेशा उनका स्लोगन रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमने इस बार वो एक स्लोगन लाया है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। लोग सोच के आपका एक्सप्रेशन चेंज हुआ। आप देख रहे हैं कि क्या मोटिव है आपका इसके पीछे, क्या कहना चाह रहे हैं? तो उसमें हमारा साफ मकसद है कहने का कि बेटियां आज की तारीख में पढ़ लिख कर आसमान तक जा रही हैं, चांद सितारों तक पहुंच रही है। जी जी। लेकिन उसे अगर पढ़ने की आज़ादी दी जाए, उसे जो भी चीज़ें होती है तो अपने समाज का, देश का नाम रोशन कर रही है। लेकिन समाज में कुछ अनपढ़ गंवार लोग होते हैं जिनकी मानसिकता, शिक्षा की कमी होती है, वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी गलत घटनाओं को अंजाम देते हैं। आप भी अखबार की सुर्खियों में देखती होंगी। तो इन सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी होती है। शॉर्ट फिल्म के बारे में, द लिटिल फायरफ्लाई, जी जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, उसके बारे में मैं ये कह रहा था कि उसका हमारा थीम है बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। बेटा पढ़ेगा तभी दुष्कर्म जैसी घटनाएं जो होती हैं, जैसे दुष्कर्म की घटनाएं अगर कोई कर रहा है आज की तारीख में, तो उससे साफ है कि उसको फांसी, भारतीय दंड संहिता के में उसका प्रावधान है कि फांसी तक की सजा हो सकती है। तो अगर बेटा को पढ़ाना है, उसकी मानसिकता को साफ करनी है, तो उसको अच्छे संस्कार के साथ साथ उसको पढ़ाना होगा। अगर बेटा को बचाना है तो अगर वो पढ़ेगा नहीं तो ऐसे गलत काम करेगा, उसका परिणाम फांसी तक हो सकता है। जी जी। तो जो मैं आपकी बात से समझ पा रही हूँ, आपने ये कहने की सोची है कि अगर हम बेटियों को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी और इसके लिए हम बेटों की मानसिकता पर भी काम करें। हाँ। उनकी सोच में, उनके संस्कारों में भी परिवर्तन सोच विकसित करनी होगी। जैसे हमारी माँ और बहन है, वैसे देश की जितनी औरतें हैं, महिलाएं हैं, हमारी माँ बहन जैसी है, अपने आप देश स्वच्छ हो जाएगा। कुंदन जी, जब हम किसी एक्टर से मिलते हैं, अभिनेता से मिलते हैं, और आज के परिवेश के बारे में अगर जिक्र करें तो कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बाकायदा ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देती है। आपके बारे में अगर जानना चाहूँ तो कहीं किसी संस्था से क्या आपने बाकायदा अभिनय का प्रशिक्षण भी लिया है? मैं छत्तीसगढ़ रंगमंडल, वहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ से मैंने थिएटर के माध्यम से शुरुआत किया था।
जी जी। तो थिएटर एक तरीके से आपके लिए माध्यम बन गया सीखने का, और अच्छी लर्निंग रही, और अभिनय को की बारीकियों को सीखने का भी आपको मौका मिला। शुरुआत थिएटर से आपने की, पर एक बाकायदा अगर प्रशिक्षण संस्थान की बात करूं तो उस तरह का कोई प्रशिक्षण आपने नहीं लिया है। थिएटर से निकला हुआ बंदा। वर्तमान परिवेश के बारे में अगर देखूं तो OTT प्लेटफॉर्म भी काफ़ी प्रचलित है और बहुत बड़ी संख्या में दर्शक इससे जुड़ भी रहे हैं। आपके बारे में भी अपने दर्शकों को बताऊं तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर भी कार्य कर रहे हैं। मैं आपके उस कार्य के बारे में भी जानना चाहूँगी। अभी एक मेरी वेब सीरीज है, ये तूने क्या किया, जो जून के शुरुआती सप्ताह में रिलीज होने वाली है, और बड़े OTT के लिए, मैं OTT का नाम नहीं बताऊंगा, आएगी चीज़ें तो आप सभी को मालूम चल ही जाएगी। एक और मैं बात कहना चाह रहा था, जब बात बेटियों की कर रहे थे जरूर, तो एक मैंने महसूस किया है कि समाज में अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता है। एक तरफ जहाँ तक हालांकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ आपसे, कि समाज में आज की तारीख में बेटियों को लोग बोझ समझते हैं। कितनी बेटियां हैं जो कोख में ही मार दी जाती है। लेकिन एक घटना मुझे बार बार, मतलब जो उसका मैं जिक्र करता हूँ तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो आते हैं। मेरे एक अच्छे मित्र हैं, डॉक्टर सुरविंद कुमार झा हैं, झंझारपुर में वो डॉक्टर हैं। अच्छा। उन्होंने अभी अपनी बेटी के 10वें जन्मदिन पे चांद पे जमीन खरीद के दिया है। तो एक समाज के लिए वो बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं उसको बड़ा, मतलब एक बड़ी चीज़ मानता हूँ कि जो बेटियां हैं, बेटियों को जो इस नज़रिए से देखा जा रहा है समाज में, एक पिता ऐसा भी है जो अपनी बेटी को इतना प्यार दे रहा है, उसको चांद पे जमीन खरीद के दे दिया। तो ये समाज के लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन है। मुझे पता नहीं, कई माध्यम से हम अपनी बेटियों को वो प्यार दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम कुछ वस्तुएं, बेटी बोझ नहीं है, वो एक लाठी है, ताकत है, सहारा। मतलब मेरे दिल ने कहा कि इस बात को बोलना चाहिए, इसलिए मैंने जिक्र किया। सॉरी, बीच में आप कुछ बच्चे हम सभी के दिल के नज़दीक होते हैं, और अगर हम एक सुरक्षित परिवेश उन्हें देते हैं, बेटा हो या बेटी, जब बच्चे आगे बढ़ते हैं एक सक्षम युवा के रूप में, एक सशक्त युवा के रूप में, तो देश आगे बढ़ता है। अगर आपके बारे में जिक्र करूं तो जो फिलहाल जिस प्रोजेक्ट पर आप कार्य कर रहे हैं वो कौन सा प्रोजेक्ट है और क्या काम कर रहे हैं? अभी मेरी कंपनी, जैसे बताया था आपको कि साईं विनायक फिल्म्स, तो अभी हाल में मैंने एक म्यूजिक एल्बम, ये शॉर्ट फिल्म के पहले म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया था, ओ माहित तेरे बिन, जिसे आप दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। और खुशी की बात यह है कि उसकी फीमेल सिंगर है, वो पटना की बेटी है, बहुत अच्छा गाती है, पल्लवी सिन्हा नाम है उनका। तो और बॉलीवुड के सिंगर थे अल्तमश फरीदी साहब। तो इन दोनों को लेकर मैंने काम किया, तो बड़ा ही अच्छा वो म्यूजिक एल्बम का रिस्पांस रहा। अभी प्रेजेंट में मैं काम कर रहा हूँ 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, एक फीचर फिल्म पे काम कर रहा हूँ, और एक म्यूजिक एल्बम है, गाना है। हमारे सारे गाने देशभक्ति के होते हैं। जी। तो इस तरह से ना सिर्फ आप शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, बल्कि आपकी जो योजनाएं हैं उसमें फीचर फिल्म भी शामिल है, और बहुत तरह के म्यूजिक एल्बम्स भी आप निकाल रहे हैं। प्रोडक्शन का जो क्षेत्र है आपका, उस पर भी आप लगातार कार्य कर रहे हैं, उसके साथ ही अभिनय प्रोडक्शन के जरिए मैं समाज, देखिए सिनेमा एक बड़ा माध्यम होता है मैम, किसी भी समाज को एक संदेश देने के लिए। तो मैंने चुना इसे कि मैं एज एन एक्टर कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में बतौर मुख्य अभिनेता काम कर रहा हूँ, राजस्थान में कर रहा हूँ, टीवी शोज कर रहा हूँ, फिल्में कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ। इंसान के नाते मेरी क्या जिम्मेदारियाँ हैं? तो मैं कलाकार हूँ, तो कला के माध्यम से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को एक संदेश दूँ। जो समाज में चीज़ें हैं, गंभीर विषय हैं, मुद्दे हैं, जो कमियां हैं, उसको सिनेमा के माध्यम से पूरा करना, यही मेरा मकसद है। और मुझे लगता है कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। आपने जिक्र किया कुंदन जी कि किस तरीके से आप समाज को संदेश देने के लिए भी कार्य कर रहे हैं, और इसी के साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आपको महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। हमने उस दौर का भी जिक्र किया जब आपने मुंबई में कदम रखा था, बहुत सारी समस्याएं, संघर्ष आपने झेला, और आज ये मुकाम भी है कि जब आपको सम्मानित भी किया गया। किस कारण से सम्मानित किया गया और कौन सा काम आपने किया है, जरूर हमसे साझा करें। काम तो बस जो हमारे लिए फक्र की बात होगी। जो बताया मैंने आपको कि समाज की जो समस्याएं हैं, तो उसको सिनेमा के माध्यम से मैं हमेशा पेश करते रहूँगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कभी भी ऐसा मन में ख्याल नहीं आया कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा लो सिनेमा से और बहुत ज़्यादा नाम हो। बस मेरा सपना है, मेरा मकसद है कि जो मेरी कंपनी है साईं विनायक फिल्म्स, ऐसे गंभीर विषयों पे, ऐसे मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे काम करते करते समाज को जागरूक करूं। तो शायद महाराष्ट्र सरकार को लगा हुआ कि ये लड़का शायद अच्छा काम कर रहा है, बिहार का बच्चा बिहार से उठ के आया या महाराष्ट्र में आके कुछ शायद अच्छा कर रहा है,
तो चीज़ें बन गई। तो बहुत अच्छी बात ये है कि आपने अपने लिए वो मुकाम हासिल किया है, संघर्षों के बावजूद भी आप टिके रहे, आपने काम किया, अपने आप को पहचाना मैं कहूँगी, क्योंकि कभी कभी ये दौर भी आता है जब हम निराश भी हो जाते हैं, लगता है पता नहीं हमारे जीवन में कुछ होने वाला है या नहीं है। अगर मैं अभिनय के क्षेत्र की बात करूं तो एक अभिनेता के तौर पर आप कार्य कर रहे हैं, पर बहुत सारे जो अभिनेता हैं वो बहुत अच्छी तरह से मैं कहूँगी स्थापित कलाकार हैं। आप किन से ज़्यादा प्रभावित हैं अगर मैं फिल्मी जगत की बात करूं तो? मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर को अपना आदर्श मानता हूँ, और बाकी इंस्पिरेशन की बात है तो अपने बिहार से मनोज भैया हैं, पंकज भैया हैं, ऐसे बड़े नाम हैं। इन लोगों की जो स्ट्रगल की कहानी है तो अपने आप में एक किताब है ये लोग। अगर उनको पढ़ा जाए गौर से तो सारी विद्या जो गुण है आपके अंदर आ सकती है, बशर्ते कि आपने उनको पढ़ा कैसे। मैं एक चीज़ करता हूँ, जितने भी सफल लोग हैं उनकी सफलता को ना देख के उनके सफल होने के पहले की जो चीज़ें हैं, कहानियाँ हैं, उनको बड़ा मतलब मैं रुचि लेके पढ़ा करता हूँ। तो वही चीज़ें हैं कि मैं शांत रहता हूँ, सुख हो दुख हो, उतार हो चढ़ाव हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई इंसान कुछ बोले क्या करे, मैं बहरा हो गया हूँ, क्योंकि मैं उनकी जीवनी को पढ़ा हूँ। जो रोशनी में वो आए, उस रोशनी के आने के पहले उनकी ज़िंदगी क्या थी, तो इनको जब पढ़ा मैंने, तो जो मैंने बताया कि विद्याएं हैं वो गुण हैं, तो चीज़ें समझ आती है कि हाँ ये ऐसा क्यों हो पाए, क्योंकि इन्होंने इन चीज़ों को अपने अंदर संभाल के रखा। जी आप कुछ कह रहे थे? जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने उन सभी कलाकारों के जो पहले का जीवन था और उनके संघर्षों के दौर को भी आपने महसूस किया है, पढ़ा है, जाना है, और कहीं ना कहीं उनके उन गुणों को अपने अंदर समाहित करने की सोची है। अगर मैं बिहार के बारे में जिक्र करूं, अपने प्रांत के बारे में कहूं, तो फिल्मी जगत में कई ऐसे स्थापित कलाकार हैं जो हमारी धरती से हैं, और अगर आप एक अभिनेता के तौर पर आप कार्य कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, आप अभिनेता के तौर पर कई किरदारों को निभा भी रहे हैं, किस तरह की अपेक्षाएं रखना चाहते हैं बिहार में? अगर मैं फिल्मी परिवेश के विकास की बात करूं तो क्या कहना चाहेंगे? दो सवाल आपने बहुत गंभीर पूछा मेरे से। एक तो भोजपुरी पे बात हुई थी और दूसरा ये। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में बिहार को बिहार से बाहर लोग आज भी कान से ही देखते हैं। अच्छा बिहार, अच्छा ऐसा था, आँख से देखने की जरूरत है जी। हाँ, तो उसके लिए हमारे देश राज्य के जो सीएम साहब हैं नीतीश कुमार जी, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपने बहुत कुछ किया है हमारे राज्य के लिए। अभी मैं आता हूँ पटना, मैं अभी घूम रहा था इधर, बोरिंग रोड होते हुए आया हूँ, तो मुझे नहीं लगा कि मैं पटना में हूँ, जो आज से कुछ साल पहले हुआ करती थी। तो हमारे सीएम साहब इतना कुछ कर रहे हैं, तो चूँकि मैं आपको अपना आदर्श मानता हूँ, आप बिहार के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिहार का माहौल आपने बिल्कुल चेंज कर दिया है। आज ज़रूरत है बिहार को, बाहर के लोगों के लिए, कि बिहार को अपने आंखों से आके देखें। उसके लिए एक सिनेमा बड़ा माध्यम है, क्योंकि सिनेमा ने ही छवि को बिगाड़ा है। आप जो भी फिल्में देखो, यहाँ से लोग आते हैं, शूटिंग करते हैं, यहाँ की कहानियाँ उठाते हैं और बाहर में जाकर बिहार पे एक टैग डाल देते हैं, गंदा उसका इमेज बना देते हैं। तो एक सिनेमा एक बड़ा ही अच्छा माध्यम है। सर नीतीश कुमार सर, अगर आप चाहेंगे तो ये चीज़ें हो सकती है, जैसे बाकी राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में लोग शूटिंग के लिए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लोग शूटिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारे राज्य में भी लोग शूटिंग के लिए आए और यहाँ लोग कान से ना देख के आंखों से देखे अपने बिहार को। तो बड़ा ही खूबसूरत बिहार हो चुका है आज की तारीख में। कुंदन जी, आपकी कामना ये है कि जो हमारा ये सुंदर परिवेश है, जो हमारे घर हैं, जो हमारे गांव हैं, वहाँ आकर शूटिंग करें लोग, ऐसा माहौल हम निर्मित करें, ताकि जो बाहर की टीम्स हैं वो आकर के अपनी पिक्चर्स शूट करें। आएंगे नहीं तो देखेंगे कैसे। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन भी दिख रहा है और काफ़ी कोशिशें भी की जा रही हैं, मैं इसमें ज़रूर जोड़ना चाहूँगी। अगर मैं उन लोगों के बारे में बात करूँ जिनके दिल में ये इच्छा है कि मुझे भी अभिनय के क्षेत्र में जाना है, एक समय आपका भी ऐसा था, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो जुड़ना चाहते हैं फिल्मी जगत से? तीसरा गंभीर सवाल अपने बिहार में क्या होता है, लोगों के मन में ये ख्याल होता है कि अच्छा हम मतलब निमन दिखा था नहीं, चलो बम्बई जाए के बा हीरो बन जाए, दो चार डायलॉग बोले रहे हैं, वहाँ जाने के बाद हीरो बन जाएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद एक्चुअल जो चीज़ें होती है, वो जो गन्ने का होता है ना रस निकालना, तो जिसमें वो ताकत है कि गन्ने का ऐसा जो गांठ होती है उसको रस भूसा बोलते हैं अपने बिहार में, बनने की अगर क्षमता है
तो ही आप जाओ मुंबई। और मुंबई जाने के पहले सबसे पहले तो सीखना बहुत ज़रूरी है। जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हो उस क्षेत्र की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक्टिंग में जाने के पहले अभिनय की जो बारीकियां हैं उस पर काम करना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए। फिर उसके बाद इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपको मेंटली इतना ध्यान प्रिपेयर होके जाना चाहिए कि मुझे 7, 8, 9, 10 साल लग सकते हैं स्टैब्लिश होने में। जी जी। क्योंकि वो ऐसा शहर है जहाँ प्रतिदिन 10,000 लोग आते हैं और कितने भी टैलेंटेड गुणवान हो आप, जब तक आपका नसीब आपके साथ ना हो जी, कुछ नहीं होता। वहाँ इंटरटेन करते ही नहीं लोग किसी को। तो अगर 10, आप इससे अंदाजा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अंदाजा लगाओ कि 10 साल, 12 साल, 15 साल क्यों लग जाते हैं एक नवाज को आने में, नवाजुद्दीन सर को आने में, एक मनोज वाजपेयी जैसे लोगों को आने में, एक पंकज त्रिपाठी जैसे लोगों को आने में क्यों लगता है इतना वक्त? क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा है और संभावनाएं बहुत है, लेकिन जल्दी किसी को चांस नहीं मिलता वहाँ पे। जी जी जी। तो संघर्ष के लिए तैयार रहें। और सबसे बड़ी बात आपने ये कही कि अगर इस क्षेत्र का चयन किया है तो पहले अपनी दक्षता को आप बढ़ाएं और उसके लायक अपना काम करें। बहुत सारे संदेश भी आपने दिए, अपने जीवन की कहानी भी हमसे साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी, आज वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ बातें करने के लिए। जी धन्यवाद। और हम आपको आपके मंगल भविष्य की शुभकामनाएं भी देते हैं। इसी तरह आप फिल्मी जगत पर एक सितारे की तरह चमकते रहें। धन्यवाद आपका। नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने एक उभरते हुए फिल्मी सितारे से आपकी मुलाकात करवाई। जब हम इस तरह के लोगों से मिलते हैं, इस तरह के व्यक्ति से मिलते हैं, तो लगता है कि अगर आप में चाहत है, अगर आप में पैशन है, तो और आप अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हमारी चाहत ये है कि आप हमें ख़त भेजें, आप हमें पत्र लिखें और इसके लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।